नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एक विशेष सीरीज स्टार्ट की है जो क्वेश्चंस परीक्षाओं में आपसे पूछे गए थे वर्ष 2021, 2022, 2023। इन वर्षों में आपके सीबीटी एग्ज़ाम में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो हम आपको एक क्लास के माध्यम से करवा रहे हैं। सीरीज 1 हो चुकी है, यानी क्लास 1 हो चुकी है और ये क्लास है 2। अगर आप इसी क्लास से जुड़े हैं तो उस क्लास नंबर 1 को भी देख कर आना। और आपको मैं बताऊं, आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें हमने आपको अपनी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित टॉप 20 क्लासेज दी है जिनमें सारे के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप इन 20 क्लासेज को देख लेते हैं तो गारंटी है 100% आप स्कोर ले पाएंगे। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। खैर, वो अगर 20 क्लासेज आप स्पीड बढ़ाकर डबल करके अब देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप इन क्लासेज को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ आपका फोकस रहेगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो अब दोबारा आ रहे हैं। खैर, इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था तो कर लीजिए, क्योंकि 2 क्लास से कुछ नहीं होगा। हम आपको इस रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज़ में और भी क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको अटेंड करके आप अपनी तैयारी परख सकते हैं, कितनी तैयारी हुई, किस तरह की तैयारी हुई। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट अटेंड करो। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। माय डियर, ये है पहला वो क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसे रखूँगा। लगभग हर शिफ्ट में या हर दिन तो आया ही था। एक दिन में 3 एग्ज़ाम होते हैं आपके, मतलब 3 शिफ्ट होती है, तो किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर था ये। हाँ, एक इस तरह से यार, एक बार वो क्या करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीधा ही। जैसे अभी तो डायग्राम दिखाया और पूछा कि इस औजार का उपयोग क्या है। अब पहले तो ये औजार पहचान लो। तो माय डियर, ये औजार है आपका पिंसर, और ये पिंसर इंग्लिश का ही शब्द है, ध्यान रखना। शुद्ध हिंदी शब्द है चिमटा, तो ये चिमटे का पूछ सकते हैं। तो सेकंड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें और बनता है कि पिंसर का क्या उपयोग है, और ये आपके एग्जामों में आया बहुत है। तो माय डियर, ये जो पिंसर होता है ना, ये कारपेंटर के वर्क में जैसे काम में लेते हैं वैसे होता है। अपने इलेक्ट्रिकल में लकड़ी के बॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिशियन में, तो उनके लिए जो लकड़ी में कील होती है ना, उनको बाहर निकालने के लिए होता है। ये आपका सी ऑप्शन है, लकड़ी से कीलें बाहर निकालना, एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम दी वुड। ठीक है, सी उत्तर रहेगा। इम्पोर्टेंट है, रिपीट हुआ है बहुत, इसको थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना, पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद में देखो सेकंड ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, मतलब किसी न किसी दिन सीबीटी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते ही थे। कौन से प्लायर का उपयोग तार का हुक और लूप बनाने में करेंगे। देखो भाई, तार यूं है, इसका लूप बनाना है, यानी इस तरह से। हुक बनाने का मतलब यही होता है किसी चीज़ को अपन ऐसे लूप टाइप में बना देते हैं। तो इसके लिए जो अपन काम में लेते हैं ना, वो होता है राउंड नोज प्लायर। एक विशेष प्रकार का प्लायर होगा, नाम से ही पता लग रहा है, राउंड नोज प्लायर। ठीक है, नोज प्लायर होगा, राउंड करने के लिए होता है, तो थोड़ा सा वो खुद ही राउंड दिया हुआ होता है। डायगोनल कटिंग प्लायर का शॉर्ट नाम होता है निपर, एक तरह का साइड कटिंग प्लायर है ये। और कॉम्बिनेशन प्लायर तो अपना अलग होता है, ये वो तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो राउंड नोज प्लायर ये आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, इसको कर देना। ठीक है, याद रख लेना, क्वेश्चन ये भी ठीक था, आया ज़रूर था। अगला सवाल जी, ये तो बहुत रिपीट हुआ है। ठीक है, हर साल हर दिन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर था। मतलब हमने वो किया है कि जैसे आपके सीबीटी एग्ज़ाम 10-12 दिन चलते हैं, 3 शिफ्ट पर डे होती है, तो हर दिन किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हो, इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। वैसे तो जो आपको वो 21 क्लासेज हमने 20 क्लासेज करवाई है, उनमें क्वेश्चन करवा ही दिए सारे के सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप थ्योरी में 38 में से 38 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, यानी 76 नंबर लाना चाहते हैं 100%, तो वो 20 क्लासेज ज़रूर देख लेना। कहीं नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा पेपर यहाँ से फंसेगा। तो आपको करना ही है। सवाल देखो, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की यूनिट पूछ रहा है। माय डियर, इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में होता है, शॉर्ट में हम मेगा ओम को यूँ दर्शाते हैं, राइट। और मापा किससे जाता है,
मेगर से मापा जाता है इसको। मेगर नाम का टूल हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, याद रहेगा सबको। छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे वाइंडिंग, वायरिंग, इन सब का मेगर की वैल्यू देखते हैं तो मान कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, है ना। ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, याद रखना, ज़रूर इम्पोर्टेंट है, काम आएगा। माय डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बिना लाइक किए क्लासेज नहीं देखनी है आपको। आइए अगले सवाल पर। केबल वाले देखो चैप्टर में से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। XLPE केबल का नाम पूछा है। केबल के भागों के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। डायग्राम दिखाकर ही आपसे पूछा जाएगा कि इस डायग्राम के नाम क्या है, भाग का नाम क्या है, वो अगली क्लास में करवाएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आए थे। XLPE केबल का पूरा नाम पूछ रहे हैं। दरअसल इस केबल का जो नाम है ना वो क्रॉस से शुरू होता है और पूरा नाम ये रहा सी ऑप्शन में, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल होता है। अब एक्स से स्पेलिंग शुरू हो रही है ना, बहुत सारे बच्चे अगर एक दिन भी क्लास अटेंड नहीं करी ना तो शुरुआत एक्स से ही करवाते हैं और गलत हो जाता है, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है ना लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, बस कार्य क्षमता इतनी होती है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल होता है इसका, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, फिर आएगा आपके पेपरों में। याद करोगे CBT एग्ज़ाम जिस दिन देने बैठोगे ना, कहोगे यस ये मैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से पढ़ कर आया था। आपसे एक छोटा से निवेदन हो रहा है, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। टेलीग्राम में अगर ज्वाइन है तो आप वहाँ शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, कंटेंट दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इनको देख सके, अच्छे नंबरों से पास हो सके। सवाल देखो, जो हमारा SWG होता है, पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। भारत में तार का आकार नापने की रेंज कितनी है, तो भारत में जो है वो 0 से 36 वाला होता है। अमेरिका में होता है एक और जिसका नाम है AWG, पूरा नाम होता है अमेरिकन वायर गेज। अपने यहाँ 0 से 36 का क्या मतलब रहता है, 0 सबसे मोटी तार होती है और जो 36 है वो सबसे पतली तार होती है, ये ध्यान रखना है ना। अभी तो खैर नहीं आएगा, बाकी कई बार भर्ती परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं इनमें से किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा, है ना। सवाल तो किसी भी तरह का आ ही सकता है, लेकिन ये तो इजी है, आपके सीधा क्वेश्चन रहेगा उसमें। सवाल देखो, हाँ जी, केबल के इस एक टॉपिक में से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको चारों करवा रहा हूँ। 2 तो सीधे सीधे मान पूछे जाते हैं और 2 उनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। हालांकि 2 उनके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। सवाल सुनो पहले। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। माय डियर, हमारी जो प्रोटेक्शन होती है ना वो 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं क्लोज कोर एक्सेस करंट, ठीक है ना, क्लोज एक्सेस करंट बोल दो, और एक होता है कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। इनमें आता है कि एक यूँ कहता है कि 4 घंटे के अंदर अंदर डेफिनेट रूप से वो प्रचालित होगा, और एक आता है कि 4 घंटे तक प्रचालित नहीं होगा। तो ये जो हमारा रिवायरेबल फ्यूज है ना, पुनः बांधने योग्य फ्यूज को इंग्लिश में रिवायरेबल फ्यूज बोलते हैं, लाइक किटकेट फ्यूज। रिवायरेबल मतलब दोबारा बांध सकें, जिसको फ्यूज उड़ गया, तार डली हुई थी फिर बांध दी। तो ये आता है हमारा कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में। किस में आता है, कोर्स। कोर्स को शुद्ध हिंदी में रुक्स बोल सकते हैं, बाकी इनके निम्मी वालों का कोई भरोसा नहीं है यार, ये शुद्ध क्या यूज करते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश वाला शब्द बता रहा हूँ। आपको इंग्लिश का शब्द ही याद रखना है, शुद्ध हिंदी का नहीं पता वो क्या लिखेंगे। और इसका जो केबल का रेटिंग फैक्टर होता है ना वो 0.81 होता है। तो एक तो केबल डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाएगा कि कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन है, रेटिंग फैक्टर कितना है, तो 0.81 कर देना, पहला सवाल तो ये। और दूसरा इस तरह से कि कोर्स में एग्जाम्पल क्या आएंगे, तो रिवायरेबल फ्यूज कोर्स का एग्जाम्पल है 2। अब तीसरा न्यूमेरिकल आता है कि केबल आपकी 32 एम्पियर की थी तो वास्तविक करंट कितनी है। वास्तविक रेटिंग ज्ञात करने के लिए आपको उस करंट को रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 32 को 0.81 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा 26 एम्पियर। बताओ बात समझ में आई क्या।
अब इसमें भी दूसरा वो आ जाता HRC फ्यूज। तो HRC फ्यूज क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में आता है, मैं एक साथ ही बता देता हूँ, और उसका रेटिंग फैक्टर 1.23 होता है। तो दोबारा सुन लो, क्लोज एक्सेस का एग्जाम्पल क्या है, HRC फ्यूज। क्लोज एक्सेस का फ्यूजिंग फैक्टर रेटिंग फैक्टर कितना है, 1.23। अब अगर यही सवाल रिवायरेबल की जगह HRC फ्यूज आ जाता, देन 32 को 1.23 से गुना करते हैं हम, ठीक है, और आपका उत्तर हो जाता। इस टॉपिक में से टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं, गारंटी देता हूँ 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। विश्वास आपको करना है, तैयारी आपको करनी है। कैसे सवाल पूछेगा वो एग्जामिनर जाने। अगला सवाल, अग्निशामक यंत्रों को चलाने का सही तरीका क्या है। पहले तो ये बताओ, शॉर्ट में तरीका याद था क्या सबको, पास। अगर कॉलेज अच्छे से गए हो, एक दिन भी पढ़ा हो, तो ये वाला तो याद होना ही चाहिए था, पास होता है। पूरा नाम फिर क्रम क्या रहता है, पुल, एम, सिक्यूज और स्वीप। मतलब खींचना, फिर टारगेट सेट करना यानी निशाना लगाना, फिर दबाना उसको, और फिर घुमाना जहाँ जहाँ आग लगी हुई है उसके ऊपर नीचे। अग्निशामक यंत्र को चलाने का शॉर्ट क्रम क्या है, पास। याद रह जाएगा ना। आजकल इनके कंपटीशन एग्ज़ामों में भी क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगा आगे कैसे आते हैं। अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, इसलिए कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। अभी तो सेकंड ईयर पास करोगे, फिर भर्तियों की तैयारी करनी है। सवाल देखो, अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि बहुत सारी एनर्जी बचाती है। देखो, अपशिष्ट निपटान का डिस्पोजल जो होती है, या वेस्टेज जिनको बोलते हैं अपन, उनको कैसे, एक ना रीजनरेटिव या रीसाइक्लिंग मेथड आता है जिसमें एनर्जी बहुत बचती है। क्यों? क्योंकि आपने उस वेस्ट से कोई और ऊर्जा बना ली, रीसाइकिल कर लिया, कहने का मतलब है। एक क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक गर्मी कौन पैदा करता है। तो ये देखो, ये रहा भस्मीकरण। वेस्टेज को जलाओगे तो वो गर्मी पैदा करेगा ना, भस्मीकरण आएगा उसका। ये तो 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अभी इसका आएगा पुनर्चक्रण, ठीक है, या पुनर्प्रजनन कर देना। रीजनरेटिंग भी दे सकता है ऑप्शन इंग्लिश में। रिसाइकलिंग वैसे तो ऑप्शन चेंज करेगा नहीं, चिंता मत करो। आपके एग्जामों में सीधे क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं ना हूबहू एकदम पेपर में। यहाँ हाँ ABCD चेंज ज़रूर हो जाएंगे, जैसे यहाँ ए में तो कोई। अच्छा, एक ये ध्यान रखना, वो जो 20 क्लासेज मैंने करवाई है देखनी है वो, नहीं तो कोई इलाज नहीं है। इन क्लासेज को देखकर आप सोचो कि मेरे थ्योरी में 38 के 38 क्वेश्चन सही नहीं हुए। यहाँ तो सिर्फ मोस्ट रिपीटेड बता रहे हैं, वहाँ सब करवाएं। तो उन 20 क्लासेज में जो आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं, इन सब को देखना है। डायग्राम वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका। ये है आपकी हैंड स्क्रीन। हैंड स्क्रीन का मतलब है जैसे वेल्डिंग करते समय आप हाथ से ऐसे पकड़ते हो ना मुंह के आगे, वो है ये हाथ से पकड़ने का रहा। और है पूरा वैसे फेस कवर ये एक तरह से, लेकिन हाथ से पकड़ते हैं ना, इसलिए इसको नाम हैंड स्क्रीन दिया है। पहले चैप्टर से है ये, फर्स्ट एड वाला जो है ना, सेफ्टी साइन और फर्स्ट एड, उसमें से है। सुरक्षात्मक जो खतरे होते हैं हमारे, वो टोटल 4 थे, लेकिन आगे उसको फर्दर डिवाइड कर दिया तो व्यावसायिक खतरे 8 होते हैं। खैर वो टॉपिक अब पढ़ने की जरूरत नहीं। सवाल देखो, हिंदी में कह रहा है अग्नि का समन क्या है। समन इसने पूरा नहीं लिखा, समन का मतलब तो बुझाना होता है। समूथरिंग पूछ रहा है। आग बुझाने की 3 विधियाँ होती है, समूथरिंग, कूलिंग और स्टार्विंग। समूथरिंग को शुद्ध हिंदी में चिक्करण बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूरा आया तो इस बार चिक्करण लिखा हुआ आएगा। मतलब आग कब लगती है, 3 चीज़ों के कारण, ऑक्सीजन, ईंधन और हीट के कारण। तो आग बुझाने का तरीका यही है, तीनों में से किसी एक को हटा दो। जब हम हीट को कम करते हैं, तापमान को कम करते हैं, तो पानी डालते हैं, इस विधि को बोलते हैं कूलिंग। ईंधन को वहाँ से हटा दो, जैसे लकड़ियों के ढेर में आग लगी हुई है, आधी लकड़ियाँ दूर कर दो, तो इसे बोलते हैं स्टार्विंग। और एक होता है कि वायु यानी ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो, तो उसे बोलते हैं समूथरिंग या चिक्करण। क्या बोलते हैं, समूथरिंग या फिर चिक्करण। और यहाँ ऑप्शन देखो आपके सामने किसमें है चिक्करण वाला, ये रहा आपका डी। देखो, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, ये उल्टा लिखा है इन्होंने, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से नहीं, ऑक्सीजन की आपूर्ति से, एक तरह से मतलब अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करना है। ठीक है,
हालांकि ये बहुत कम संभव हो पाता है, लेकिन है मेथड। ये जो तब काम में लेते हैं जैसे सिलेंडर वगैरह में आग लग गई हो, कंबल डाल दो ऊपर। अगला सवाल, इस रेती का नाम क्या है? माय डियर, ये है फाइल। रेती को इंग्लिश में फाइल बोलते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आएगी ज़रूर। ऐसे उभरा हुआ भाग है ऊपर से और फिर खुरदरी भी है, और यहाँ पर ना इंडिविजुअल न्यूक्लियर पेने लगे रहते हैं, ऐसे तीखे पेने हैं। इंडिविजुअल जब आते हैं ना इस तरह के, तो उसको रास्प कट फाइल बोलते हैं। कौन सी बोलेंगे? रास्प कट फाइल। तो इसका नाम रास्प कट है। बात ये आती है कि इसको करव कट भी तो बोल सकते थे ना। करव कट में ये इंडिविजुअल नहीं होते, तो ये जो रास्प कट आती है कहाँ काम में लेते हैं? लकड़ी, प्लास्टिक, इन पर जब आपको काम करना हो तब काम में लेते हैं। तो साधारण भाषा में बताऊँ, साइकिल टायर का जो ट्यूब पंचर लगाने वाला होता है ना, उसके पास ये फाइल ही होती है। खैर, अभी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है। ए ऑप्शन है, रास्प कट फाइल है इसकी। करव कट फाइल भी बोल सकते थे। इंडिविजुअल पेने न्यूक्लियर नहीं होते, उसमें लगातार सेट होता है न्यूक्लियर पेनों का, ये याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल, गैल्वेनिक अर्थ लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करेंगे? देखो भाई, GI है, गैल्वेनाइज्ड आयरन है, तो जिंक क्लोराइड ही काम में लेंगे उस पर, तो है ना, क्योंकि लोहा है उस पर जस्ता चढ़ा हुआ है, तो फिर जस्ता ही आएगा। ठीक है, जिंक क्लोराइड इसके लिए ऑप्शन कर देना, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखो, इस औजार का नाम क्या है? देखो, ये है कैलीपर। हमारे कैलीपर होते हैं 2, ठीक है ना। अब उनको आप नाम कैसे दे दो? एक तो इनसाइड और आउटसाइड कैलीपर, वो 2 नाम तो है ही है। उसके बाद में आता है एक हमारा जेनी कैलीपर, तो ये वाला आपका जेनी कैलीपर ही है। जेनी कैलीपर की पहचान क्या होती है कि एक टांग उसके यहाँ होती है, इसलिए इसको ओड लेग कैलीपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड लेग कैलीपर भी बोलते हैं, विषम टांग वाला कैलीपर, ठीक है ना। जेनी कैलीपर बोल देना या ओड लेग कैलीपर कर देना, ठीक है। याद रह जाएंगे ना, डायग्राम देखना, इनमें तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। बताओ यस और नो, समझ में आ रहे क्वेश्चन, पसंद आ रहे हैं कि नहीं, मुझे कैसे बताओगे? अच्छा, यहाँ तक कौन कौन देख रहे हैं ये भी पता लगे। पूरी क्लास बच्चे देखते हैं कि नहीं, इसलिए बीच में सवाल पूछते हैं। पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि यस हमें समझ में आया। लाइक ज़रूर कर जाना, नंबर ऑफ़ लाइक्स देखेंगे। 200 बच्चों ने लाइक कर दिया तो समझ जाएंगे कि 200 तो वो थे जिनको पसंद आया। आ जाओ सवाल पर। अंडरग्राउंड केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? देखो, क्षरण का मतलब होता है एक तरह से कोरोजन। मेटालिक कवच होता है, शीशा या शीशे की परत जमी रहती है, तो उसको जो बचाने के लिए होता है ना, तो आपको दरअसल एक शॉर्ट नाम बताऊं, याद रखना, सिम्बास। ये हमारी अंडरग्राउंड केबल का भाग है। कोर, उस पर इंसुलेशन, फिर मेटालिक सीथ, फिर बेडिंग, फिर आर्मरिंग और फिर सर्विंग। तो मेटालिक सीथ को बचाने के लिए बेडिंग लगी रहती है। क्या होगा? तो ये रहा आपका बी ऑप्शन। सर्विंग किसके लिए है? फाइनल लास्ट वाला इंसुलेशन, पूरे केबल को इन्वायरमेंट से बचाने के लिए। आर्मरिंग किसके लिए होता है? ये रहा, ये होता है मैकेनिकल चोट से बचाने के लिए, GI की होती है। और लेड सीथ, ये वाला मेटालिक सीथ शीशे का होता है, ये केबल में कोर में नमी ना पहुंच जाए, क्योंकि शीशा नमी रोधी धातु होता है। खैर, अभी आपको बी उत्तर करना है इसका, ठीक है। बेडिंग ऑप्शन आएगा, ध्यान में रख लेना, बेडिंग अच्छे से कर देना भाई। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है? भौतिक का मतलब है फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है जिसका सीधा असर पड़ता हो। देखो, इसमें ना आपका जो फिजिकल है, तो फिजिकल में आपका वाइब्रेशन आएगा, कंपन आएगा। कंपन से देखो बॉडी पर सीधा फर्क पड़ रहा है ना। धूम्रपान भी सोच रहे होंगे कि जी सीधा फेफड़ों को असर करता है ना? नहीं, स्मोकिंग जाएगा साइकोलॉजिकल में, मानसिकता पर जाएगा आपका ये, जैसे हिंसक प्रवृत्ति, ड्रिंक, स्मोकिंग, ये सारे उसी में जाएंगे। कोरोजन और रेडियो एक्टिव, ये आपके जाएंगे केमिकल वाले इफ़ेक्ट में, ठीक है ना। ये रेडियो इफ़ेक्ट और ये है ना, ये वाले सारे उसी में ही जाएंगे।
अभी आपको बी करना है, वाइब्रेशन आएगा, वाइब्रेशन को हिंदी में कंपन बोलते हैं, याद रख लेना। मोर्टाइज चीजल का क्या उपयोग है? एक विशेष प्रकार की छेनी होती है, मोर्टाइज चीजल बोलते हैं इसे। फर्मर चीजल, कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल के आगे कई प्रकार होते हैं। तो ये जो मोर्टाइज वाली है ना, ये लकड़ी में आयताकार होल निकालने के लिए होती है क्या कहीं बताओ ऑप्शन? ये रहा, ठीक है, लकड़ी में आयताकार होल करने के लिए। सामान्य क्षैनीकरण का पूछे ना कार्य, तो इसमें फर्मर चीजल होती है। कौन सी? फर्मर चीजल। बाकी ये सारी हमारी कोल्ड चीजल के प्रकार है। वेब चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट की, वो सारे आएंगे। क्रॉस कट का याद रख लेना, की वे बनाने के काम आती है। एक और होती है इसमें, क्रॉस कट चीजल होती है। क्रॉस कट छेनी का उपयोग कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मोर्टाइज चीजल का याद रखना है। अभी तो ये कर देना, आयताकार होल करना लकड़ी में, ठीक है सर, याद रहेगा ना सबको? बताओ, ज़रूरी बहुत है भैया। और कर दो वीडियो को लाइक, आपने नहीं किया है तो। विशेष प्रकार का एक हथौड़ा दिखाया गया और इसका नाम पूछ रहा है भाई, बता देता हूँ कैसे। दो दांते यूँ खुले हुए हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्ला हैमर। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका यूजेज सेम टू सेम वैसा ही है जैसा पिंसर है। हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन था ना, पिंसर, लकड़ी से कील निकालना, ये भी वही काम करता है। छोटी कील इधर से ठोकनी हो तो ठोक दो और इधर से वापस निकालती है तो निकाल दो। क्ला हैमर बोलते हैं ऐसे फटे हुए जबड़े वाला, ठीक है। बाकी बाल पिन, क्रॉस पिन और उनको तो आपको देखने से भी याद रह जाता है। तो ठीक है माय डियर, क्लास यहीं रोकेंगे। बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास दोस्तों को शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, आप भी फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।